कहानी शुरू होती है 6 अक्टूबर 1970 इस्तांबुल तुर्की में। हम देखते हैं एक लड़का किसी ड्रग को फॉइल पेपर में लपेटता है, फिर टेप से उन ड्रग को अपनी बॉडी पर चिपकाता है। ये मूवी का हीरो बिली हाइस है। अब थोड़ी देर बाद बिली एयरपोर्ट पर था, फिर बिली बोर्डिंग की लाइन में लगता है। वो बहुत नर्वस हो रहा था। तभी वहाँ बिली की गर्लफ्रेंड सुजैन आती है। दरअसल बिली और सुजैन तुर्की घूमने आए थे। फिर बिली सुजैन को बोर्डिंग करने कहता है क्योंकि उसे कहीं जाना था। सुजैन उसके लिए रुकने कहती है, लेकिन बिली उसे आगे जाने कहता है क्योंकि वो कुछ देर में आ जाएगा। बिली बाथरूम में जाकर अपना मुंह धोता है क्योंकि वो बहुत घबरा रहा था। अब बोर्डिंग गेट पार करके बिली चेकिंग सेक्शन में आता है। वहाँ एक ऑफिसर पासपोर्ट चेक करने के बाद बिली का बैग चेक करता है। उसके बैग में कुछ नहीं था। फिर वो बिली को उसका गॉगल उतारने कहता है और कुछ देर घूरने के बाद उसे आगे जाने कहता है। प्लेन तक जाने की बस निकल ही रही थी, लेकिन बिली सही समय पर बस में चढ़ जाता है। उस समय वो काफी खुश हो रहा था। उसी बस में सुजैन एक न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, जिससे हमें पता चलता है कुछ दिन पहले टर्की की एक फ्लाइट हाईजैक हुई थी। तभी बिली आकर सुजैन से मिलता है। दोनों काफी खुश थे क्योंकि दोनों वापस अमेरिका जा रहे हैं। लेकिन तभी बिली को दिखाई देता है प्लेन के पास और भी गार्ड्स तैनात है। बस रुकते ही एक गार्ड आकर तुर्की में कुछ कहता है। उसे सुनकर बिली समझ जाता है जरूर उनकी फिर से चेकिंग होगी। अब सब लोगों के बस से उतरते ही बिली सुजैन को भी प्लेन में जाने कहता है। सुजैन उससे पूछती है वो इतना परेशान क्यों है। तब बिली झूठ बोलता है उसका पासपोर्ट नहीं मिल रहा और उसे चुपचाप प्लेन में जाने कहता है। सुजैन के जाते ही बिली अपनी बॉडी पर लगा ड्रग निकालने की कोशिश शुरू करता है, लेकिन तभी वहाँ एक गार्ड आ जाता है। बिली उससे कहता है वो अपना पासपोर्ट ढूंढ रहा था। बस से बाहर आने पर उसे दिखाई देता है प्लेन पर चढ़ने से पहले भी लोगों की चेकिंग हो रही है। अब बिली अपने बैग में अपनी चीजें रखने का नाटक करते हुए प्लेन की सीढ़ियों तक आता है, लेकिन एक ऑफिसर उसे पकड़ लेता है क्योंकि उसकी चेकिंग नहीं हुई थी। फिर एक गार्ड उसे चेक करने लगता है। उसके पेट पर हाथ लगाते ही उसे समझ में आ जाता है बिली ने कुछ छुपाया हुआ है। उसका शर्ट हटाते ही सब डर कर नीचे बैठ जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है बिली के पास कोई बम है। लेकिन एक ऑफिसर देखता है वो बम नहीं बल्कि किसी किस्म का ड्रग है। तब गार्ड उसे पकड़कर वहाँ से ले जाने लगते हैं। सुजैन उसे देखकर रो रही थी, लेकिन बिली उसे इशारा करता है वो नीचे ना आए। अब बिली को एयरपोर्ट में लाकर उसके सामान की पूरी तरह चेकिंग की जाती है। गार्ड्स उसका बैग, उसके सिगरेट के पैकेट सभी फाड़ कर देख रहे थे और उसकी बॉडी पर चिपका ड्रग भी निकाल रहे थे। अब सब कुछ चेक करने के बाद गार्ड बिली के हाथ में वो ड्रग पकड़ाकर फोटो खिंचवाते हैं। फोटो खिंचवाने के बाद बिली अपने जूते में से भी ड्रग निकालता है। ये देखकर एक ऑफिसर बाकी गार्ड्स को डांटने लगता है क्योंकि उन्होंने बिली को ठीक से चेक नहीं किया। तब बिली वहाँ बैठा उन्हें देख रहा था, इसीलिए थोड़ी देर बाद बिली को वहाँ नंगा खड़ा किया जाता है। अब कुछ समय बाद वहाँ अमेरिकन एम्बेसी से एक अमेरिकन आकर बिली को कपड़े देता है। अब वो ऑफिसर और बिली तुर्की के एक ऑफिसर के सामने थे। वो ऑफिसर उसे यकीन दिलाता है उसने कॉर्पोरेट किया तो वो अगली फ्लाइट से उसे अमेरिका भिजवा देंगे। फिर वो पूछता है उसे ड्रग कहाँ से मिला। बिली बताता है एक टैक्सी ड्राइवर ने उसे वो ड्रग दी थी और वो उसे फिर से देखेगा तो पहचान लेगा। फिर बिली उस ऑफिसर के साथ उस टैक्सी ड्राइवर को ढूंढने निकलता है। वो ऑफिसर बिली को बताता है उसकी टाइमिंग बहुत खराब है क्योंकि टर्की में पिछले 2 दिनों में 2 धमाके हो चुके हैं, लेकिन इन सब के बारे में बिली को पता ही नहीं था। अगर वो न्यूज़पेपर पढ़ता तो उसे इस बारे में पता होता। तब बिली उसे बताता है वो कोई ड्रग डीलर नहीं है, वो तो बस अपने दोस्तों के लिए वो हैश ले जा रहा था। लेकिन वो ऑफिसर बताता है हैश हो या हीरोइन, तुर्की वालों को कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुर्की से बहुत ज्यादा ड्रग की स्मगलिंग की खबर आ रही है और तुर्की फॉरेनर्स को पकड़कर दिखाना चाहता है वो ड्रग्स के खिलाफ है। बिली एक अच्छे परिवार से था, उसके मॉम डैड भाई बहन सब है, उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है, लेकिन वो प्लेन बोर्ड कर गई। बिली उसे समझाने की कोशिश कर रहा था वो कोई ड्रग डीलर नहीं, लेकिन शायद उस ऑफिसर को उसकी बात पर यकीन नहीं था। उनके साथ टर्की के 2 ऑफिसर भी आए थे। अब वो लोग एक बाजार में पहुँचते हैं। फिर बिली एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ वो पहले भी उस टैक्सी ड्राइवर से मिला था। उस रेस्टोरेंट में और भी बहुत सारे फॉरेनर्स थे। फिर वो ऑफिसर भी अंदर आकर बैठते हैं। अब कुछ मिनटों बाद ही बिली को बाहर वो टैक्सी ड्राइवर दिखाई देता है। बिली उन ऑफिसर को इशारा करता है और वो दोनों जाकर उस टैक्सी ड्राइवर को पकड़ते हैं, लेकिन इस मौके का फायदा उठाकर बिली भी वहाँ से भाग जाता है। अब वो ऑफिसर बिली का पीछा करते हैं क्योंकि भागने के लिए बिली ने उन्हें डिस्ट्रैक्ट किया था। अब यहाँ थोड़ा चेस सीन होता है। एक बिल्डिंग में घुसकर बिली को लग रहा था वो उन लोगों से बच गया, लेकिन तभी वो एम्बेसी का ऑफिसर उस पर गन पॉइंट करता है, मतलब बिली फिर से पकड़ा गया। अब बिली को एक जेल में लाया जाता है। फिर उसके बाल काटे जाते हैं। उसी समय हमें बिली की आवाज सुनाई देती है। दरअसल उसने अपने मॉम डैड को लेटर लिखा था जिसमें वो उनसे माफी मांग रहा था। फिर वो अपने सेल को देखता है, उसका सेल बहुत गंदा था। तभी एक रिफ्की नाम का आदमी आकर उसे सेल में बंद करता है। बिली उससे ब्लैंकेट मांग रहा था क्योंकि आज बहुत ठंड थी, लेकिन रिफ्की उसे ब्लैंकेट नहीं देता। रिफ्की को थोड़ी थोड़ी इंग्लिश आती थी। अब बिली उसी गंदे बेड पर बैठता है। तभी उसके बगल वाले सेल का कैदी उसे आवाज देता है। दरअसल बिली का सेल खुला था और कुछ ही दूरी पर ब्लैंकेट रखे हुए थे। वो कैदी उसके लिए भी एक ब्लैंकेट लाने कहता है। अब बिली सेल से निकलकर वहाँ रखे ब्लैंकेट लेता है और एक ब्लैंकेट उस कैदी को भी देता है, लेकिन रात में रिफ्की आकर उसका ब्लैंकेट छीनने की कोशिश करता है। ब्लैंकेट ना देने पर रिफ्की उसे मारता है, लेकिन बिली भी पलटकर उसे मारता है। अब थोड़ी देर बाद बिली को एक बेसमेंट में लाया जाता है। फिर थोड़ी देर बाद इस जेल का वार्डन हमीदू वहाँ आता है। बिली उसे बोल रहा था बहुत ठंड लग रही थी, उसे बस एक ब्लैंकेट चाहिए था, लेकिन हमीदू उसे बहुत बुरी तरह
दोबारा मारने लगता है। फिर बिली को नंगा करके उल्टा लटकाया जाता है और इतनी ठंड में हमीदू पूरी ताकत से बिली के पैरों के पंजों पर डंडा मारता है। एक डंडा पड़ने पर ही बिली बुरी तरह तड़प रहा था, लेकिन हमीदू का इतने से भी दिल नहीं भरता। वो बिली को अधमरा होने तक मारता है। फिर बिली के बेहोश होने पर हमीदू उसका रेप भी करता है। फिर कुछ समय बाद बिली की नींद खुलती है। उसके सामने दो फॉरेनर बैठे थे। बिली उठकर चलने की कोशिश करता है, लेकिन वापस गिर जाता है। तब वो दोनों फॉरेनर उसे उठाते हैं। दरअसल बिली 2 दिनों से बेहोश था। वो बताते हैं उसे थोड़ा बहुत चलते रहना होगा, वरना उसके पैरों की सूजन बढ़ जाएगी। फिर वो बिली को जेल का कोर्टयार्ड दिखाते हैं, जो किसी सस्ते होटल जैसा दिख रहा था। इस टोपी वाले का नाम जिमी है और दूसरे वाले का एरिक। एरिक एक स्वीडिश है। अब तीनों दोस्त बन जाते हैं। फिर हमें जेल का मैदान दिखाया जाता है। ये जेल किसी बिगड़ी हुई बस्ती जैसा था, जहाँ कुछ लोग बैठे बात कर रहे थे, कुछ लोग कुश्ती खेल रहे थे, कोई कुछ बेच रहा था। वहाँ कुत्ते बकरियाँ सब थे। फिर तीनों नीचे आते हैं। वहाँ कुछ बच्चे भी थे। जिमी बताता है वो कोई आम बच्चे नहीं है। वो बच्चे चोरी, मर्डर, रेप सब कर चुके हैं और वो सभी रिफ्की के चमचे हैं। रिफ्की यहाँ का सप्लायर है। उसकी सजा कब की खत्म हो चुकी है, लेकिन जेल में वो हर चीज बेचता है, यहाँ तक कि ड्रग भी। साथ ही वो जेल के गार्ड्स का खबरी भी है, इसीलिए उसे हमेशा रिफ्की से बचकर रहना होगा। फिर बिली उन्हें अपने बारे में बताता है कि वो हैश के साथ एयरपोर्ट पर पकड़ा गया। ये सुनते ही जिमी कहता है वो बहुत बुरी तरह फंसा है, क्योंकि ये यूएसए नहीं है। लेकिन एरिक का अलग सोचना था। वो कहता है यहाँ कोई भी बेकसूर नहीं, और वैसे भी तुर्की में कुछ भी हो सकता है। अगर उन्होंने बिली पर स्मगलिंग का इल्जाम लगा दिया तो उसे लंबी सजा होगी, लेकिन उस पर पोजेशन का इल्जाम लगा तो उसे बेल मिल सकती है, और बेल मिलते ही वो नकली पासपोर्ट बनाकर ग्रीस जा सकता है, फिर ग्रीस के रास्ते अमेरिका। लेकिन जिमी को ये बकवास लगता है। वो कानून से बहुत ज्यादा नफरत करता था। उसके जाने पर एरिक बताता है जिमी को मस्जिद से 2 मोमबत्तियां चुराते हुए पकड़ा गया था, और मस्जिद में चोरी करना तुर्की में बहुत बड़ा जुर्म है। और रही एरिक की बात, तो एरिक को भी हैश के साथ पकड़ा गया था। यहाँ आधे से ज्यादा अंग्रेज ड्रग्स की वजह से ही बंद है। एरिक को 12 साल की सजा हुई थी और उसके पास से सिर्फ 100 ग्राम हैश बरामद हुआ था। ये सुनकर बिली डर जाता है, क्योंकि उसके पास से तो 1 किलो हैश मिला है। एरिक कहता है उसे एक अच्छे लॉयर की जरूरत है, और इस बारे में उसे मैक्स बता सकता है। मैक्स इंग्लैंड से है और वो पिछले 7 साल से यहाँ बंद है। फिर दोनों मैक्स से मिलते हैं। मैक्स एक बहुत बड़ा चरसी था। उसके पास एक बिल्ली भी थी। एरिक उससे लॉयर के बारे में पूछता है। मैक्स बताता है तुर्की में उन्हें कोई भी सीधा लॉयर नहीं मिलेगा, यहाँ हर लॉयर करप्ट है। मैक्स अभी भी होश में नहीं था। अपने शुरुआती दिनों में वो एक लॉयर को जानता था, जिसने एक बहुत बड़े स्मगलर को बेल दिलवाई थी। जेल से बाहर निकलते ही वो स्मगलर गायब हो गया। उसने उस लॉयर को बहुत पैसे खिलाए थे। उस लॉयर का नाम यसील है। मैक्स को यसील के बारे में और कुछ नहीं पता। मैक्स बिली को सलाह देता है उसे जितना जल्दी हो सके इस जेल से निकलना होगा, या तो बेल पर या मिडनाइट एक्सप्रेस पकड़कर। उन्हें मिडनाइट एक्सप्रेस का मतलब समझ नहीं आता। तब मैक्स बताता है मिडनाइट एक्सप्रेस का मतलब है उसे जेल से भागना होगा। फिर एक दिन बिली के डैड उससे मिलने आते हैं। उनसे मिलते ही बिली उनके गले लगकर रोने लगता है और उन्हें सॉरी कहता है। ये सब जानकर उसके मॉम की हालत ठीक नहीं है। उसके भाई बहन ठीक है। दरअसल उसका लेटर मिलने से पहले ही सुजैन ने उन्हें सब बता दिया था। सुजैन भी यहाँ आने वाली है, लेकिन बिली अपने डैड से कहता है वो सुजैन को यहाँ आने न दे। बिली के डैड उसके लिए सूट लाए थे, क्योंकि जल्द ही उसका कोर्ट में ट्रायल होने वाला है। उनके साथ अमेरिकन काउंसिल से स्टैनली नाम का ऑफिसर और येसिल नाम का लॉयर भी था। बिली से मिलते ही येसिल कहता है उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनका केस बिल्कुल सही कोर्ट और जज के पास है। सब कुछ अरेंज हो जाएगा। बिली ने सुन रखा था बेल मिलने के बाद वो बॉर्डर क्रॉस कर सकता है। उसके डैड कहते हैं उन्होंने इस बारे में भी पता कर लिया है, लेकिन अभी टर्की और यूएसए के रिलेशन ठीक नहीं चल रहे, इसीलिए उन्हें फिलहाल कोर्ट से ही उसे छुड़ाना होगा। अब बिली और उसके डैड थोड़ी और बातें करते हैं। फिर उसके डैड पूछते हैं उसने ये क्यों किया। बिली कहता है शायद पैसों के लिए। उसके डैड को पता था बच्चे गांजा दारू सब पीते हैं, लेकिन ड्रग्स स्मगल करने की कोशिश करना बेवकूफी है। बिली काफी शर्मिंदा था, लेकिन वो अपने डैड से कहता है उसे यहाँ से बाहर निकलना है। उसके डैड वादा करते हैं वो उसे यहाँ से बाहर निकाल कर रहेंगे। वो अभी येसिल और स्टैनली के साथ इसी मसले पर काम कर रहे हैं। अब बिली का कोर्ट ट्रायल होता है। सरकारी वकील बिली पर बहुत एग्रेसिवली इल्जाम लगा रहा था। उसे देखकर बिली और उसके डैड घबरा रहे थे। हालांकि उन्हें उनकी भाषा भी नहीं समझ आ रही थी, लेकिन येसिल उन्हें शांत रहने का इशारा करता है। अब जज थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेता है। ब्रेक के समय येसिल बिली से कहता है कि वो प्रोसिक्यूटर की बात को ज्यादा सीरियसली ना ले, क्योंकि उसने जज से बहुत अच्छे से बात की। जज को वो बहुत पसंद आया। अब थोड़ी देर बाद ब्रेक खत्म होता है और जज आकर अपना फैसला सुनाते हैं। बिली और उसके डैड को उनकी भाषा समझ नहीं आ रही थी, लेकिन जज का फैसला सुनते ही सरकारी वकील बहुत नाराज होता है। येसिल बताता है बिली को 4 साल 2 महीने की सजा हुई है। येसिल के मुताबिक ये उनके लिए बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि सरकारी वकील बिली को स्मगलिंग के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाना चाहता था, लेकिन बिली पर पोजेशन का ही चार्ज लगा है। 4 साल सुनकर बिली के पापा बहुत मायूस होते हैं। फिर पुलिस ऑफिसर बिली को वापस ले जाते हैं। बिली जेल में सुजैन की फोटो देख रहा था। उसके बगल में ही उसके डैड बैठे थे। वो उसे दिलासा दे रहे थे कि वो येसिल और स्टैनली के साथ मिलकर इसी मसले पर काम कर रहे हैं। और स्टैनली बोल रहा था जल्दी पॉलिटिकल तनाव खत्म होगा, फिर उसे बेल मिल सकती है और वो किसी तरह उसे यहाँ से निकाल कर रहेंगे। उन्होंने
उन्होंने उसके लिए $500 छोड़े हैं। वो उसके लिए बहुत सारी चीजें भी लेकर आए थे, लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद उन्हें भी गुस्सा आ जाता है क्योंकि उन्हें भी पता था अब कुछ नहीं हो सकता। वो भी खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहे थे। तभी वहाँ हमीदू आता है क्योंकि बिली से मिलने का टाइम खत्म हो चुका था। उसके डैड कहते हैं वो हमेशा उसके साथ है। बिली भी रोते हुए उन्हें आई लव यू कहता है, लेकिन तभी गार्ड्स उसे ले जाते हैं। तब उसके डैड गुस्से में हमीदू को बहुत गालियाँ देते हैं। अब उस रात बिली सो नहीं पाता, लेकिन उसने अपनी किस्मत मान ली थी। फिर बिली सुजन को लेटर लिखता है जो हमें बिली की आवाज में सुनाया जाता है। अब 1 साल बीत चुका था। अभी 1971 चल रहा है। अब बिली भी जेल के हालात में ढलने की कोशिश करने लगा। एक समय बिली वॉलीबॉल खेल रहा था, तब जिमी की एक आदमी के साथ लड़ाई हो जाती है। टर्की में होमोसेक्सुअलिटी एक क्राइम है, लेकिन जेल में कई लोग ऐसा करते हैं। जेल में आप किसी के भी पेट के नीचे हमला कर सकते हैं। तभी वहाँ एक आदमी आकर जिससे जिमी की लड़ाई हुई थी वो उसके बट पर चाकू से हमला कर देता है। ये सुनने में सब पागलपन लगेगा, लेकिन इस जेल में यही सच्चाई थी। एक दिन बिली मैक्स, एरिक और जिमी के साथ फोटो खिंचवाता है। फिर एक बार 4 बच्चों को मैदान में लाया जाता है। दरअसल एक नए बच्चे का किसी ने रेप कर दिया था, इसीलिए चारों बदमाश बच्चों को सजा होने वाली है। मैदान में उन बच्चों को लिटाया जाता है और उनके पैर एक डेस्क पर रखे जाते हैं। फिर अपने 2 बच्चों के साथ हमीदू वहाँ आता है। फिर उन बच्चों को मैदान के बीच ही मारता है। सब कैदी उस समय उन्हें ही देख रहे थे। अब बिली जितना रिफ्की को जान रहा था उसे रिफ्की से और नफरत हो रही थी। अब एक दिन रिफ्की मैक्स को एक साबुन के अंदर ड्रग ला कर देता है, लेकिन ये ड्रग वो नहीं था जिसके लिए मैक्स ने उसे पैसे दिए थे। इस बात को लेकर रिफ्की और मैक्स की बहस हो जाती है। रिफ्की को ठीक से इंग्लिश नहीं आती थी, इसीलिए उसके बोले गए एक सेंटेंस पर बिली और मैक्स हंसने लगते हैं। तब उन्हें हंसता हुआ देख रिफ्की मैक्स की बिल्ली को मारकर भगा देता है। इससे मैक्स और उसमें और बहस हो जाती है। फिर मैक्स अपनी बिल्ली को ढूंढने जाता है। तब बिली और रिफ्की की भी बहस होती है। रिफ्की एक बहुत कमीना आदमी था जो पैसे लेकर भी उन्हें अच्छा सामान नहीं देता था। दूसरी तरफ मैक्स अपनी बिल्ली को ढूंढ रहा था, लेकिन उसकी बिल्ली दीवार पर चढ़ गई थी। अब रात में सोते समय बिल्ली को मैक्स के कैट की चीख सुनाई देती है। सुबह होते ही सब लोग किसी चीज को देखकर बहुत हैरान और दुखी हो रहे थे। फिर मैक्स आकर देखता है उसकी बिल्ली को किसी ने मारकर बल्ब से लटका दिया है। बिल्ली को पता था मैक्स ने उस कैट को अपने बच्चे की तरह पाला है। फिर मैक्स बड़े दुख के साथ उस कैट को नीचे उतारता है और उसे पकड़कर बहुत रोता है। रिफ्की भी एक ऑफिसर के साथ बैठे ये सब देख रहा था। मैक्स को बुरी तरह रोते हुए देखकर उसे बहुत हंसी आ रही थी, क्योंकि रिफ्की ने ही मैक्स की बिल्ली को मारा था। सोचिए रिफ्की कितना कमीना होगा। अब 1 साल बाद मतलब अप्रैल 1972 के एक दिन येसिल बिली से मिलने जेल आता है। येसिल बता रहा था अमेरिकन एम्बेसी में नया एम्बेसडर आया है और वो उसके केस को देख भी रहा है। साथ ही उसे बाहर निकालने का उसके पास एक और रास्ता है। वो सही ऑफिसर्स को पैसे खिलाकर उसके केस की फाइल गायब करवा सकते हैं और जब उसका केस हाई कोर्ट में जाएगा वो कोर्ट के लिए एग्जिस्ट ही नहीं होगा। लेकिन इस काम में उसे काफी पैसे लग सकते हैं। लेकिन बिली समझ जाता है जैसा मैक्स ने कहा था सब लॉयर करप्ट होते हैं, वैसे ही येसिल भी बस उससे पैसे निकलवाने के बहाने बना रहा है। अब कुछ दिनों बाद जिमी हॉस्पिटल से वापस आता है। उसके पास हाथ से बनाया हुआ जेल का ब्लूप्रिंट था। दरअसल हॉस्पिटल में उसे जर्मन आर्किटेक्ट मिला। मैनेजमेंट उससे जेल की मरम्मत करवा रहे हैं। कुछ पैसे खिलाकर जिमी ने उससे जेल का ब्लूप्रिंट ले लिया। जेल से भागने के लिए जिमी को 2 रास्ते दिख रहे थे। पहला छत से होकर, लेकिन छत से भागना बहुत रिस्की है। मगर दूसरा रास्ता है जेल के नीचे से। सबको लगता है जिमी सुरंग खोदने की बात कर रहा है, लेकिन वो बताता है सुरंग पहले ही खुद चुकी है। दरअसल इस जेल के नीचे पहले हथियार रखे जाते थे और उससे भी पहले जेल के नीचे के तहखानों में क्रिश्चियंस लोगों को दफनाया करते थे। ये जेल उन सुरंगों के ही ऊपर बनी है। उस जर्मन आर्किटेक्ट ने बताया है यहाँ की दीवारों में बहुत सारे शाफ्ट बने हैं जिससे वो सीधे तहखानों तक पहुँच सकते हैं और उनमें से एक शाफ्ट तो उनके बाथरूम में बना है। लेकिन इस प्लान में तीनों को साथ मिलकर काम करना होगा। लेकिन मैक्स जिमी की बातों का मजाक बनाने लगता है और बिली भी कुछ साफ जवाब नहीं देता। अगले दिन जिमी दोनों को आकर बताता है वो जर्मन आर्किटेक्ट सही बोल रहा था। उसने देखा यहाँ की दीवारों में जरा भी स्टील नहीं है और अंडरग्राउंड सीपेज की वजह से दीवारें बहुत नरम हो गई है। उन्हें बस स्क्रू ड्राइवर से सीमेंट को खुरचना होगा और पत्थर निकल जाएंगे। फिर वो शाफ्ट से सुरंग तक भाग सकते हैं। उन्हें इस काम में ज्यादा से ज्यादा 2 दिन लगेंगे। वो उन सुरंग के जरिए जेल से बहुत दूर निकल सकते हैं। लेकिन मैक्स अभी भी जिमी का मजाक बना रहा था। तब जिमी बिली से पूछता है, लेकिन बिली भी मना कर देता है क्योंकि उसके सिर्फ 20 महीने बचे हैं। अगर वो पकड़ा गया तो उसकी सजा बढ़ जाएगी। सुरंग तक जाना एक आदमी का काम नहीं था, इसीलिए जिमी अकेले ही छत से भागने का फैसला करता है। अब अगले सीन में हमें जिमी के चीखने की आवाज आती है। दरअसल वो भागते हुए पकड़ा गया था, इसीलिए हमीदो उसे बुरी तरह पीटता है। फिर बिली सुजैन को लेटर लिखकर बताता है जिमी को इतना मारा गया कि उसे हर्निया हो गया और ऑपरेशन में उसका एक टेस्टिकल निकालना पड़ा। उसके सामने बिली को खुद की परेशानियां बहुत कम लगती है। जिमी कई महीनों से सेनेटोरियम में है। अब बिली एरिक के साथ अपना ज्यादातर समय बिता रहा था। एक दिन एरिक बिली को किस कर देता है, लेकिन बिली उसे मना कर देता है क्योंकि वो गे नहीं है। अब साल आता है जून 1971। एरिक को बेल मिल गई थी। फिर वो बिली से मिलकर चला जाता है और बिली की सजा के भी सिर्फ 53 दिन बचे हैं। उस दिन जिमी भी हॉस्पिटल से वापस
वापस आया था। जिमी बताता है यहाँ से भागने का एक और रास्ता है। दरअसल जहाँ वो एडमिट था उस वार्ड के पास सिर्फ एक गार्ड रहता है। बिली उसकी बातें सुन रहा था। तभी एक गार्ड आकर बताता है उसे स्टैनली मिलने आया है। ये सुनकर बिली बहुत खुश होता है। उसे लगता है उसके 53 दिन माफ कर दिए गए। वो भागता हुआ स्टैनली से मिलने जाता है, लेकिन स्टैनली बहुत उदास बैठा था। बिली पूछता है आखिर क्या हुआ। स्टैनली के पास एक बुरी खबर थी। पहले बिली को लगता है उसके मॉम डैड को कुछ हुआ होगा, लेकिन स्टैनली बताता है सरकारी वकील उसका केस हाई कोर्ट ले गया। उसने हाई कोर्ट में बिली पर लगे पोजीशन के चार्जेस को हटाकर स्मगलिंग के चार्जेस लगाने की मांग की थी और कोर्ट ने उसकी अपील मान भी ली। हाई कोर्ट में उस दिन 35 जज बैठे थे और उनमें से 28 ने बिली को 35 साल सजा सुनाने पर हामी भर दी और यहाँ के कोर्ट को हाई कोर्ट का फैसला मानना ही पड़ेगा। दरअसल वो सबके सामने बिली को एक मिसाल बनाना चाहते हैं। ये सुनकर बिली को बहुत बड़ा शौक लगता है, जबकि यहाँ के जज को बिली पसंद भी है। लेकिन ये सब सुनकर बिली अपना आपा खो देता है। तब गार्ड्स उसे वहाँ से ले जाते हैं। फिर बिली को कोर्ट में पेश किया जाता है। यहाँ बिली बहुत रोता है और सरकारी वकील येसिल और जज को बहुत सुनाता है, उन्हें गालियाँ देता है क्योंकि उसके मुताबिक उसने गलती की थी और उसे उसकी गलती की सजा भी मिल चुकी है। लेकिन जज कहता है हाई कोर्ट की वजह से वो मजबूर है। फिर बिली को 30 साल की सजा सुनाई जाती है और उसे वापस जेल लाया जाता है। लेकिन अब बिली मैक्स और जिमी के साथ मिलकर यहाँ से भागने की प्लानिंग शुरू करता है। तीनों ही बाथरूम की दीवार में उन शाफ्ट को ढूंढना शुरू करते हैं। बाथरूम के बगल में ही रिफ्की भी सो रहा था। तीनों किसी तरह उससे बचकर शाफ्ट ढूंढ रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद बिली को वो शाफ्ट मिल जाता है। मैक्स और जिमी भी दीवार में कान लगाकर सुनते हैं। उस दीवार के पीछे से यहाँ से भागने का रास्ता था। ये जानकर तीनों बहुत खुश होते हैं। उस दीवार पर लगा सीमेंट भी बहुत नरम था। बिली मैक्स को जाकर रिफ्की का स्क्रू ड्राइवर लाने कहता है। मैक्स चुपचाप जाकर रिफ्की का स्क्रू ड्राइवर लेकर आता है। इस तरफ बिली उस दीवार को खुरच रहा था। नरम होने की वजह से दीवार पर लगा सीमेंट बहुत आसानी से निकल रहा था। उन्हें वहाँ के 2 पत्थर निकालने हैं। तब मैक्स उसे स्क्रू ड्राइवर लाकर देता है, फिर बाहर नजर रखता है। इस समय तीनों बहुत खुश हो रहे थे। अब थोड़ी ही देर बाद वो दोनों पत्थर ढीले हो जाते हैं। फिर जिमी और बिली मिलकर उन दोनों पत्थरों को निकालते हैं। दीवार के उस पार जैसा जिमी ने बताया था एक शाफ्ट है जो नीचे सुरंग में जाता है। जिमी को अभी तुरंत जेल से भागना था, लेकिन बिली फिलहाल मना कर देता है क्योंकि अभी बहुत देर हो चुकी है और उन्होंने कोई तैयारी भी नहीं की। इसीलिए वो तीनों पूरी तैयारी के साथ कल भागेंगे। इसीलिए दोनों फिर से पत्थरों को वापस रख देते हैं। उन्होंने पत्थरों की जगह गीली मिट्टी चिपका दी थी, इसीलिए फिलहाल रिफ्की दीवार पर ज्यादा गौर नहीं करता। अब रात में तीनों ने तैयारी कर ली थी। उनका प्लान था अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो सुबह होने तक उन्हें वापस आना होगा। उनके पास बस, ट्रेन, फ्लाइट सभी के टाइम टेबल भी थे। फिर तीनों उस शाफ्ट से सुरंग में आते हैं, लेकिन वहाँ से नीचे उतरना आसान नहीं था। मैक्स गिरते गिरते भी बचता है। फिर तीनों नीचे टनल में आते हैं। टनल में थोड़ा आगे बढ़ने पर वो एक खुली जगह पहुँचते हैं, लेकिन उसके आगे रास्ता बंद था। ये देखकर बिली को बहुत गुस्सा आता है। अब सुबह के 4:30 बज चुके थे, इसीलिए उन्हें वापस जाना होगा। वो पत्थरों को सील करेंगे और हर रात यहाँ आएंगे जब तक उन्हें भागने का रास्ता मिल नहीं जाता। लेकिन अगले दिन रिफ्की उस दीवार को देख लेता है और तुरंत गार्ड्स को खबर करता है। गार्ड्स के साथ वहाँ हमीदू भी आकर उस शाफ्ट को देखता है। उसके सामने रिफ्की चापलूसी कर रहा था। बाथरूम के बाहर बाकी कैदी खड़े थे। उन सब में से हमीदू का शक सीधे जिमी पर ही जाता है। फिर गार्ड्स उसे पकड़कर ले जाते हैं। जिमी बहुत चिल्लाता है, लेकिन कोई उसे नहीं छोड़ता। तब मैक्स रिफ्की को बहुत गालियाँ देता है, लेकिन रिफ्की हमीदू को बुलाने की धमकी दे रहा था। तब बिली मैक्स को ले जाता है। अब नशे में मैक्स रिफ्की को मारने की बात कर रहा था। तब बिली उसे संभालता है। बिली कहता है अगर रिफ्की को चोट पहुंचानी है तो उसका पैसा चुरा लो। जब जिंदगी भर की कमाई चोरी होगी तब उसे समझ में आएगा। लेकिन किसी को नहीं पता रिफ्की अपना पैसा कहाँ रखता है। लेकिन मैक्स कहता है उसे पता है। रिफ्की रोज रात उसे देखता है, उससे बातें करता है। मैक्स बताता है उसका पैसा उसके रेडियो में है, इसीलिए वो कभी रेडियो प्ले नहीं करता। अब अगले दिन खाली रेडियो देखकर रिफ्की के होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत गार्ड्स को बुलाता है और गार्ड्स उस जगह की चेकिंग करने लगते हैं। लेकिन एक गार्ड को रिफ्की के आधे पैसे पानी में मिलते हैं और आधे पैसे किसी ने जला दिए थे और रिफ्की कुछ नहीं कर सकता था। अब इस बात से जेल के बाकी कैदी बहुत खुश थे क्योंकि जल्द ही रिफ्की बाहर जाएगा। ना तो उसका कोई दोस्त है और ना ही उसके पास पैसे है और बाहर उसके बहुत सारे दुश्मन है। बाहर कोई ना कोई उसे जरूर मार देगा। तभी बिली आकर मैक्स को बताता है जिमी का हर्निया फिर से फट गया, उसे शहर के हॉस्पिटल में भेजा गया है। लेकिन उसने अपना मुंह नहीं खोला। तभी वहाँ रिफ्की सूट पहनकर आता है क्योंकि अब वो जेल से जा रहा था। लेकिन तभी गार्ड्स भी चेकिंग करने आते हैं। वो बारी बारी सबकी चेकिंग कर रहे थे। तब रिफ्की के पास हैश मिलता है और रिफ्की झूठ बोलता है जेल में ड्रग मैक्स बेचता है। सबको पता था ये झूठ है। रिफ्की ने ये जानबूझकर किया था ताकि जेल में ड्रग बेचने वाला भी पकड़ा जाए और उसके मैक्स के लिए खुन्नस भी निकल जाए। अब हमीदू के गार्ड्स मैक्स को ले जाने लगते हैं। बिली उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अब वो मैक्स को ले जाकर बहुत मारेंगे। मैक्स को ले जाने पर रिफ्की बहुत खुश हो रहा था, लेकिन इन सब से अब बिली का सब्र टूट जाता है। वो तुरंत ही रिफ्की पर हमला कर देता है। तब एक कैदी वहाँ का गेट भी बंद कर देता है ताकि कोई गार्ड ना आ जाए। इस तरफ बिली रिफ्की को बहुत मारता है। वो गुस्से में पागल हो गया था। जब रिफ्की उससे बचने बेसिन के नीचे छुपता है तब
बिली उस लकड़ी के बने पूरे बेसिन को ही तोड़ देता है। अब रिफ्की उससे बचने सीढ़ियों से भाग रहा था, लेकिन बिली पहले उसे पकड़कर बहुत मारता है, फिर अपने दांतों से रिफ्की की जबान काट लेता है। लेकिन इन सब की वजह से बिली का मानसिक संतुलन भी हिल गया था। जेल के गार्ड उसे पकड़कर कहीं ले जाते हैं। अब 7 महीने बीत जाते हैं। बिली सेक्शन 13 में था। यहाँ उन कैदियों को रखा जाता है जो किसी वजह से अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। तभी वहाँ मैक्स भागते हुए आता है। दरअसल पिटाई की वजह से मैक्स पागल हो गया था। तभी हमीदू आकर उसे और मारता है, फिर उसके हाथ बांधता है। वहाँ बिली भी बैठा था। अब वो बिल्कुल खामोश हो गया है। वो मैक्स को भी अनदेखा करके चला जाता है। अब अगले दिन सबको मारकर उठाया जाता है। तब बिली को देखकर लगता है वो सच में पागल हो चुका है। फिर बिली को बाहर लाया जाता है। दरअसल उससे मिलने सुजैन आई थी। बिली की ऐसी हालत देखकर सुजन बुरी तरह रोने लगती है। बिली ने भी उसे पहचान लिया था। सुजन बताती है उसकी फैमिली ठीक है, लेकिन बिली उसे देखकर बस रोए जा रहा था जैसे वो हिम्मत हार चुका हो। लेकिन सुजन को देखकर बिली को होश आ गया था। अभी भी वो सुजन से बहुत प्यार करता है। सुजन उसके लिए एक बुक लाई थी जिसमें उसके मॉम, डैड और भाई बहन की फोटोज है। सुजन इशारों इशारों में उसे बताती है उस बुक के पिछले खड्डे में कुछ है, और उसे एक फ्रैंकलिन नाम के आदमी के बारे में बताती है जो अभी ग्रीस में है। उन्होंने एक टिकट खरीद कर रखी है। सुजन का मतलब था उस बुक के खड्डे में कुछ है और उसे किसी तरह यहाँ से निकलकर ग्रीस पहुँचना होगा। सुजैन के जाने पर बिली बहुत रो रहा था, लेकिन सुजैन उसे हिम्मत देती है उसे होश में आना होगा। अगर वो यहाँ रुका तो बच नहीं पाएगा। फिर बिली वापस पागल खाने में आता है। तब उसे समझ में आता है वो पागल नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। उसे अब पूरी तरह होश आ चुका था। एक पागल जो उसे परेशान करता था, बिली उसे भी भगा देता है। फिर उसे दवाई दी जाती है, लेकिन बिली वो दवाई नहीं खाता बल्कि दूसरे पागल को दे देता है। फिर वो सुजैन की बुक लेकर बाथरूम में आता है। उसके पिछले खड्डे के पीछे पैसे रखे हुए थे। बिली उन पैसों को अपने जूते में छुपाता है। वहाँ मैक्स भी एक जगह पड़ा था। अब बिली अपने दोस्त मैक्स से आखिरी बार मिलता है, फिर उसे गुड बाय बोलकर चला जाता है। अब बिली गेट के पास आता है। वो उसे जाने नहीं दे रहे थे, लेकिन बिली कहता है उसे बस हमीदू से मिलना है। इतने साल यहाँ रहने की वजह से उसे भी तुर्किश लैंग्वेज आ चुकी थी। अब वो गार्ड्स उस पर हंसते हुए उसे जाने देते हैं। हमीदू जा रहा था, तभी वहाँ बिली आकर हमीदू को पैसे दिखाते हुए कहता है उसे सेनेटोरियम में जाना है। तब हमीदू मान जाता है और उससे पैसे ले लेता है, लेकिन बाहर आकर हमीदू उसे कहीं और ले जा रहा था। ये देखकर बाकी गार्ड्स हंसने लगते हैं। हमीदू उसे एक कमरे में लेकर आता है जहाँ बाकी गार्ड्स के भी कपड़े रखे हुए थे। वहाँ लाकर हमीदू पहले बिली को बहुत मारता है। हमीदू उससे बहुत तगड़ा था, इसीलिए बिली कुछ नहीं कर पाता। लेकिन बाद में हमीदू बिली का रेप करने अपने पैंट उतारता है। तब बिली उसे जोर से धक्का देता है और हमीदू दीवार से टकराता है। लेकिन दीवार में लकड़ी की एक खूंटी लगी थी जो सीधे हमीदू के सिर में घुस जाती है और ये गेंडा हमीदू जगह पर ही मारा जाता है। बगल में ही हमीदू ने अपनी गन लटकाई थी। बिली उस गन से हमीदू को शूट करने आता है। बिली का उसे शूट करने का तो बहुत मन कर रहा था, लेकिन वो गोली नहीं चलाता, वरना गन शॉट की आवाज से सब गार्ड्स वहाँ आ जाते। अब कुछ देर बाद बिली गार्ड्स के कपड़े पहनकर बाहर आता है। फिर धीरे धीरे मेन गेट की तरफ जाना शुरू करता है। मेन गेट के पहले एक गार्ड था, लेकिन फिलहाल उसका सीढ़ियों की तरफ ध्यान नहीं था, इसीलिए बिली धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। लेकिन थोड़ा नीचे उतरते ही वो गार्ड उसे आवाज देता है, लेकिन वहाँ थोड़ा अंधेरा था, इसीलिए वो बिली का चेहरा देख नहीं पाता, बल्कि उल्टा उसे गेट की चाबी फेंक कर देता है और वापस चला जाता है। बिली वो चाबी लेकर दरवाजा खोलता है और इतने सालों में पहली बार आजादी से बाहर आता है। इस समय बिली का चिल्लाते हुए दौड़ने का बहुत मन कर रहा था, लेकिन तभी सामने से एक पुलिस की कार आती है। तब बिली उनके सामने बिल्कुल नॉर्मल रहने की कोशिश करता है। इस बार उसकी किस्मत साथ देती है और वो कार आगे बढ़ जाती है। तब बिली वहाँ से भागने लगता है और यहाँ ये मूवी भी एंड होती है, लेकिन कहानी नहीं। हमें बताया जाता है 4 अक्टूबर 1975 की रात बिली सक्सेसफुली तुर्की का बॉर्डर पार करके ग्रीस पहुँचा। फिर 3 हफ्तों बाद वो अमेरिका के केनेडी एयरपोर्ट पहुँचा। उसके मॉम, डैड और सुजैन उससे मिलकर बहुत खुश